नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। बीजेपी हाईकमान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास, माननीय से नहीं कोई आस, विधायकों की परफॉर्मेंस है आला कमान नाराज, 27 में नेताओं का हो सकता है पत्ता साफ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दौरे से भी अधूरी रही विधायकों की आस, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं दिखा कोई संकेत, नेताओं का टूटने लगा सब्र का बांध, कैबिनेट विस्तार के समीकरण नहीं आसान। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि का ऐलान, 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के द्वार, सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे कपाट। और देहरादून में हुए गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, पुलिस की गिरफ्त से बाहर बदमाश, सवाल कब होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी हाईकमान के भरोसेमंद नेता के रूप में खरे उतरे हैं और उनके कड़े फैसले और पार्टी को एक साथ लेकर चलने की नीति से आला कमान का भरोसा धामी पर आज भी बरकरार है। यही कारण है कि 2027 के लिहाज से पार्टी हाईकमान को सीएम धामी पर पूरा विश्वास है, लेकिन माननीय से शायद कोई आस नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। हाई कमान को धामी पर विश्वास, माननीयों से नहीं कोई आस, विधायकों के परफॉर्मेंस से आला कमान नाराज, ऐसे कैसे होगा मंत्री बनने का सपना साकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से प्रदेश के मुखिया के रूप में कुर्सी संभाली है, तब से लेकर आज तक आला कमान कई बार धामी के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपा चुका है। उनके बेहतर नेतृत्व और कड़े फैसलों के कारण हाईकमान की नजरों में सीएम धामी एक भरोसेमंद नेता के रूप में साबित हुए हैं। यही कारण है कि भाजपा हाईकमान ने ये साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की बागडोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में ही होगी। सीएम के कामकाज और उनकी साफ छवि को आगामी चुनाव में मुख्य हथियार बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी के वर्तमान विधायकों के लिए राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर एक इंटरनल सर्वे कराया गया है, जिसमें कई विधायक रेड जोन में आ रही हैं। यहां तक कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी फिलहाल टिकट कटने को लेकर साफ लफ्जों में बोलने से कतराती दिखाई दे रही है। अभी हम किसी विधायक का टिकट नहीं काट रहे हैं और ये कोई किसी कोर कमेटी में इसका निर्णय होता भी नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी जब निर्णय करती है सर्वे के आधार पर, बाकी सब आधार पर, तब निर्णय होगा। और हमारे यहाँ पार्टी का टिकट पहले से घोषित रहता है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें टिकट घोषित होता है, वो होता है कमल का फूल। लेकिन सूत्रों की माने तो आला कमान भी कई विधायकों के प्रदर्शन से खुश नहीं है, और यही वजह भी हो सकती है कि हाईकमान की तरफ से कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। शायद जनता और कार्यकर्ताओं के बीच माननीयों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चली है कि हाईकमान के लिए 40 विधायकों में से 5 मंत्रियों की छटनी करना तक मुश्किल हो गया है। अब तो कांग्रेस भी धामी कैबिनेट विस्तार को झुनझुना बताने का काम कर रही है। देखिए बिल्कुल, और आपने देखा कि ऐसी कौन सी कोर कमेटी की बैठक थी, जो कोर कमेटी तो अब तक बनी नहीं। तो नड्डा जी बेसिकली यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसका जायज़ा लेने आए थे। और सुनने में आ रहा है कि एक रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आला कमान को भेजी गई है, वो निगेटिव है, पॉजिटिव है, ये तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा। और वो आए नहीं थे सकारात्मक बातों के लिए, तो क्यों मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे, क्यों वित्त मंत्री की बात करेंगे, क्यों जनता के हित की बात करेंगे, क्यों प्रदेश के विकास की बात करेंगे। और मंत्रिमंडल विस्तार तो ऐसा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जैसे कि बीरबल की खिचड़ी। खैर, कैबिनेट विस्तार न होने की वजह पार्टी में अंदरूनी कलह भी हो सकती है। समय समय पर कई नेता और विधायकों ने बयानबाजी कर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, और इन नेताओं में सबसे ऊपर नाम गदरपुर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, फिर डेडीहाट से विधायक बिशन सिंह चौफाल, विधायक विनोद चमोली, विधायक खजानदास समेत कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को असहज करने का काम किया है। और शायद कहीं न कहीं हाईकमान को भी इन नेताओं के बयानों और परफॉर्मेंस से एक सत्ता विरोधी लहर की झलक जरूर नजर आई है।
यही वजह भी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि अगर विधायकों की स्थिति आने वाले 1 साल में भी नहीं सुधरी तो 2027 में कई विधायकों के टिकट कटना तय माने जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी उन विधायकों को फिर से मौका देने के मूड में नहीं है जिनकी वजह से बीजेपी असहज हुई है या फिर जो केवल धामी और मोदी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्री हैंड मिलना और विधायकों पर सख्त निगरानी रखना ये दर्शाता है कि 2027 की जंग जीतने के लिए आला कमान कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड धामी कैबिनेट में मंत्री बनने के सपने सजाए बैठे बीजेपी विधायकों की उम्मीदें बार बार परवान चढ़ती है, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती है। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सत्ता के समीकरणों में बदलाव चाहने वाले नेताओं के लिए इंतजार और लंबा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नड्डा जी आए, कुछ नहीं लाए। मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर रह गए खाली हाथ। विधायकों का टूटने लगा सब्र का बांध। कैबिनेट विस्तार के समीकरण नहीं आसान। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से उन विधायकों को काफी उम्मीदें थी जो धामी कैबिनेट में जगह पाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन नड्डा जी खाली हाथ आए और मंत्री बनने का सपना देख रहे विधायकों के लिए निराशा साथ लाए। दरअसल सूबे की सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तैर रही थी कि जेपी नड्डा के आने से धामी मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता साफ हो जाएगा। चर्चा यहाँ तक थी कि कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है, लेकिन उन्होंने अपने दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई संकेत नहीं दिया, जिससे विधायकों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। यूं कहे कि अब जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट का शोर सियासी गलियारों में धीमा होता नजर आ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट में खाली 5 मंत्री पदों को लेकर दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों से कई वरिष्ठ विधायक मंत्री पद की रेस में हैं। यही कारण है कि जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौड़ लगाते हैं, तब तब विधायकों में हलचल तेज हो जाती है। सीएम आवास के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है और जेपी नड्डा के दौरे से भी कुछ ऐसा ही हुआ। भले ही उत्तराखंड बीजेपी में नड्डा के आगमन से नई ऊर्जा आई हो, लेकिन सत्ता के समीकरणों में बदलाव चाहने वाले नेताओं के लिए इंतजार और लंबा हो गया। अब देखना ये होगा कि दिल्ली दरबार से उत्तराखंड के लिए गुड न्यूज आती भी है या फिर 27 का चुनाव आने तक बीजेपी आला कमान अंदरूनी कलह को रोकने के लिए इसी तरह बार बार मंत्रिमंडल विस्तार को टालता रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से गायब रहे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्माती दिख रही है। वजह पार्टी का दुष्यंत कुमार गौतम को इस हद तक दरकिनार करना कि कोर कमेटी को लेकर शहर भर में लगे पोस्टर और होर्डिंग पर भी प्रदेश प्रभारी की ना तो तस्वीर को छापा गया और ना ही कहीं पर नाम लिखा नजर आया। इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक को बुला लिया गया, जबकि प्रभारी तो विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि 2027 के चुनाव में दुष्यंत कुमार गौतम से उचित दूरी ही बीजेपी की मजबूरी है? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का गजब नजारा। प्रदेश प्रभारी से बीजेपी ने किया किनारा। उत्तराखंड से दुष्यंत गौतम इस हद तक हुए दरकिनार। पोस्टर्स होर्डिंग से भी गायब हुए दुष्यंत कुमार। दुष्यंत से उचित दूरी बीजेपी की मजबूरी। सूबे में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इसके पीछे की वजह है प्रदेश प्रभारी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक से दूरी बनाना। बता दें कि इस बैठक में ना तो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हुए और ना ही सह प्रभारी रेखा वर्मा, जबकि प्रभारी तो विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। दरअसल इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर आए जेपी नड्डा ने सरकार और संगठन की नब्ज को टटोलने का काम किया और कार्यकर्ताओं को उन बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया
जहां बीजेपी 2022 में कमल नहीं खिला पाई थी। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई, लेकिन बिना प्रदेश प्रभारी के हुई कोर ग्रुप की बैठक सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि बात सिर्फ प्रदेश प्रभारी के गायब रहने की नहीं है। जरा अब इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर भर में लगाया हुआ है। कुछ गौर किया आपने? नहीं तो हम आपको बताते हैं। पार्टी ने दुष्यंत कुमार गौतम को इस हद तक दरकिनार किया हुआ है कि इन होर्डिंग और पोस्टर से भी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम नदारद हैं। ना तो तस्वीर छापी गई और ना ही कहीं नाम लिखा गया। सियासी जानकार मानते हैं कि ये तब से शुरू हुआ जब पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े ऑडियो को जारी किया था। उस ऑडियो में उसने दावा किया था कि अंकिता केस में उस रात का वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम है। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद उत्तराखंड बीजेपी ने अपने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को संगठनात्मक कार्यक्रमों से दूर रखना शुरू कर दिया। बीजेपी शायद इस बात से वाकिफ है कि अंकिता हत्याकांड प्रदेश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा 2027 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत कुमार को मुद्दा बनाया जा सकता है। ऐसे में ये मान लिया जाए कि प्रदेश प्रभारी को पद से हटाए जाने में बस कुछ ही वक्त बचा है तो शायद गलत नहीं होगा कि अब चुनौती नए प्रदेश प्रभारी के सामने खड़ी होगी, जिसे बीजेपी आला कमान उत्तराखंड की कमान सौंपेगा। क्योंकि प्रदेश में चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में नए प्रभारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा पार्टी को 2027 का विधानसभा चुनाव जिताना। उससे पहले इससे कम वक्त में प्रदेश प्रभारी को उत्तराखंड की राजनीति को समझना होगा। अंदर खाने गुटों में बटी बीजेपी को साथ लेकर चलना होगा, नाराज लोगों को मनाना होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव मुश्किलों भरा हो सकता है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिशूल चौक का लोकार्पण किया और गांधी पार्क तक आयोजित शिव बारात में हिस्सा लिया। जनता और संगठन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 295.21 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 5 घोषणाएं भी की, जिसमें मानस खंड कॉरिडोर में मंदिरों को जोड़ना, शिव प्रतिमा स्थापना और पर्यावरण मित्रों के आवास के लिए बजट बढ़ाना शामिल रहा। ज्यादा की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और बड़ा पवित्र महापर्व कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि से ठीक उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ त्रिशूल चौक, डमरू चौक का भी आज लोकार्पण हुआ है और ये जो विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, ये सभी योजनाएं रुद्रपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनखंडी महादेव मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए कार्य योजना बनाकर मंदिर का विकास किया जाएगा। सभी को आज महापर्व है महाशिवरात्रि पर्व की बधाई, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग सभी प्रकार से समृद्धि प्राप्त करें, निरोगी हमारा राज्य तेजी से विकास करें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव सभी पर कृपा करें। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो गया है। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भैरवनाथ पूजा 18 अप्रैल को की जाएगी। इसके साथ ही 19 अप्रैल को चल उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल से फाटक की ओर प्रस्थान करेगी। 20 अप्रैल को गौरीकुंड से डोली रात्रि विश्राम करने के बाद 21 अप्रैल को चल उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। और आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का दिन परंपरा के अनुसार हर शिवरात्रि को हर वर्ष की भांति शिवरात्रि के दिन किया जाता है। और आज यहाँ पर रावल जी की उपस्थिति में संपूर्ण केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित पंडितों के उपस्थिति में और
मुख्य कार्य अधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कपाट खुलने का दिन हुआ है। सनातन धर्म पूरे देश के जो मानने वाले जो तीर्थयात्री लोग हैं, जो जनमानस लोग हैं, उन सबके लिए कपाट खुल जाएगी। मैं सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आएँ और बाबा केदार की जैसे कि यहाँ पर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने और 22 तारीख को जो है बाबा केदार खुलने। हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर धर्मनगरी शिवमय नजर आई। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से गंगा तटों पर शिवालयों में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। हर हर महादेव के उद्घोष से माहौल भक्तिमय रहा। वहीं कंखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लंबी कतारें लगी रही। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात दिखा। भगवान शिव की इस पवित्र पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जो है शिवरात्रि का व्रत आता है। फाल्गुन मास में एक महाशिवरात्रि होती है। साल में 4 बड़ी रात्रि होती है। महाशिवरात्रि, एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और काल अष्टमी दुर्गा रात्रि। तो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य विग्रह है, जहाँ भगवान शिव की ससुराल भगवती सती का जन्म स्थान है। वहीं रुड़की में केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बजट संवाद किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये बजट आर्थिक मजबूती, युवाओं के रोजगार और किसानों की आय और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। विधायक प्रदीप बत्रा ने इस मौके पर कहा कि यह हर वर्ग और हम हर आम नागरिक के लिए राहत भरा है। 2026 का बजट पिछले 10-11 वर्षों की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार जो 9वां बजट प्रस्तुत किया है, वो पिछले 10-11 वर्षों की मजबूत आर्थिक नींव पर 2026-27 जो इस सदी का सेकेंड क्वार्टर है, उसके 1 वर्ष का जहां आय व्यय का लेखा जोखा है, वहीं अगले 5 वर्ष का उसमें नीतियां हैं कि 5 वर्ष में हम किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए। केंद्रीय बजट बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छा है। जैसे कि बात करी गई कि हमारी सरकार जो है 4 आर पे काम कर रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे रोपवे हो, रेलवे हो, कनेक्टिविटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हो रहा है। आप देख भी नहीं चाहते हो, जो विकास का एक जाल सा विषय है और उत्तराखंड के लिए खासतौर से जो बजट रखा गया है टूरिज्म के लिए, आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड को। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने कहा है कि देहरादून शहर अब सुरक्षित नहीं है और चुनाव नजदीक है, पर बीजेपी कुछ दलों के जरिए अराजकता फैला रही है। उन्होंने कांग्रेस को मोहब्बत का सिपाही बताते हुए कहा कि जहां भी अशांति होगी, कांग्रेस से सामने आएगी। उन्होंने बजरंग दल के नाम के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है कि देहरादून और उत्तराखंड खास करके, और उसमें देहरादून खास करके सबसे सेफेस्ट सिटीज़ में माना जाता है, लेकिन पिछले 16 दिनों में यहाँ 5 मर्डर हुए हैं और जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है, एक अराजकता का माहौल पैदा किया गया है। बीजेपी द्वारा कुछ ऐसे दलों को भेजा जाता है जो जाके जगह जगह अराजकता और विभिन्न जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे हैं। देहरादून में गैंगस्टर विक्रम शर्मा मर्डर केस को 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। बदमाश अभी भी फरार है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। पुलिस के पास बदमाशों की पूरी हिस्ट्री है, इसके बावजूद अपराधियों तक पहुंच पाना शायद मुश्किल होता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड, पुलिस की गिरफ्त से बदमाश अभी भी फरार, कब होंगे अपराधी गिरफ्तार? राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या करने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारा गैंगस्टर विक्रम शर्मा के गुर्गे में ही शामिल अखिल सिंह को बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये हत्या की गई।
दरअसल 13 फरवरी को एसएसपी आवास से महज 500 मीटर की दूरी पर सिल्वर सिटी मॉल के बाहर हुई वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी, लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस जांच में अब तक कई सबूत हाथ लग चुके हैं। मॉल की पहली मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 आरोपी पहले से ही मॉल में मौजूद थे। वो मौके की तलाश में थे। जैसे ही गैंगस्टर विक्रम बाहर निकला, हमलावर उनके पीछे पीछे चलते गए और बिल्कुल नजदीक से आकर उसके सिर में गोलियां दाग दी और मौके से फरार हो गए। जांच में ये भी पता चला है कि इस खूनी खेल को अंजाम देने से पहले ये शूटर्स हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां से बाइक और स्कूटी किराए पर ली, देहरादून आए और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर वापस हरिद्वार जाकर उन्होंने गाड़ियां भी लौटा दी। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि विक्रम शर्मा हत्याकांड को 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और पुलिस बदमाशों से कोसों दूर है। देखिए, 3 दिन पूर्व जो देहरादून में सिल्वर सिटी मॉल पे जो घटना हुई थी, उसमें एसटीएफ के साथ साथ देहरादून पुलिस भी लगातार काम कर रही है और उसके पीछे जो लोग हैं उनके जो वेयरअबाउट्स हैं उस तक हम लोग पहुँचे हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ बहुत जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। इनकी पहचान हो गई है? निश्चित तौर पर इनकी पहचान हो चुकी है और हमारी जो टीमें हैं वो अभी अपने यहाँ से विभिन्न टीमों में हमारे द्वारा जो लोग हैं वो निकले हैं। जल्दी ही हम लोग कोशिश करेंगे इसकी अरेस्टिंग कर ली जाए। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी वारदात के बाद ही राज्य की सीमा को पार कर चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए बॉर्डर सील किए, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और जमशेदपुर तक छापेमारी की गई। देहरादून के नए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी भरोसा दिलाया कि कातिल जल्द सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस को क्रैक कर पाएगी या फिर गैंगस्टर विक्रम शर्मा की फाइल भी धूल फाकती रह जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुल्लर ने कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की और सीसीआर टावर पहुंचकर कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। एसएसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था, यातायात और महिला सुरक्षा को प्राथमिक देना उनकी पहली रणनीति है। देखिए, प्राथमिकता मेरी कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में जो कुंभ का जो मेला हरिद्वार में आयोजित हो रहा है उसके लिए पुलिस को तैयार करना और उसका बेसिक होमवर्क करना। इसके अतिरिक्त नशा करने वाले और नशे का काम करने वाले अपराधी जो हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। उधर अल्मोड़ा में भी नवनियुक्त एसएसपी चंद्रशेखर आर गोरके ने चार्ज संभाल लिया है। पुलिस कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के साथ ही महिला और साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी का ग्रहण करते हुए मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी उसमें जो पब्लिक की जो भी छोटी मोटी शिकायतें होती है, समस्याएं होती है, उनका निराकरण थाना स्तर से ही प्रभावी रूप से और टाइमली हो जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। नशे का जो प्रचलन पहाड़ में, देश प्रदेश में जो बढ़ रहा है, उसको लगाम कसने के लिए एनफोर्समेंट के तौर पे हम प्रभावी कार्रवाई पे फोकस करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक सहयोगिता से अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे भी हमारा फोकस रहेगा ताकि इस नशे के प्रचलन की डिमांड भी कम हो। वहीं श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट स्थित विद्या मंदिर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक प्रमुख संजय ने हिंदू संस्कृति और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। लोक गायकों की प्रस्तुति ने समा बांधा। वहीं कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोग सम्मानित किए गए। आपको बता दें कि सम्मेलन में समाज में एकता, सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश दिया गया। देखिए, संघ शताब्दी वर्ष के रूप में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में हिंदू सम्मेलनों का, विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी के निमित्त यहाँ पे भी था, जो कि आज श्रीकोट गंगराली में आयोजित किया गया और हम सब इस निमित्त यहाँ पे इकट्ठा हुए। आज जो हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम था, ये आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर
पूरे भारतवर्ष में एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिससे एक बहुत अच्छा हिंदू समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि हम जितने भी पूरे भारतवर्ष में हिंदू हैं उनको एक संगठित होने का एक बहुत अच्छा सुंदर मैसेज दिया जा रहा है। और आज हमारा ये सम्मेलन श्रीनगर श्री गुरु गंगानाली के सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी हाईकमान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास, माननीयों से नहीं कोई आस, विधायकों की परफॉर्मेंस है आला कमान नाराज, 27 में नेताओं का हो सकता है पत्ता साफ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दौरे से भी अधूरी रही विधायकों की आस, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं दिखा कोई संकेत, नेताओं का टूटने लगा सब्र का बांध, कैबिनेट विस्तार के समीकरण नहीं आसान। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान, 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के द्वार, सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे कपाट। और देहरादून में हुए गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, पुलिस की गिरफ्त से बाहर बदमाश, सवाल कब होगी अपराधियों की गिरफ्तारी।